आज जो आपने हमारी वेबसाइट पे भी खबर देखी होगी हेल्थ सेक्शन में, तो वही आज हमारी पहली खबर है एंड दैट इज़ अ वेरी बिग न्यूज़। आपको पता ही है कि जो फेडरल गवर्नमेंट है वो बड़े अरसे से ये कह रहे थे कि जी हमने हेल्थ केयर की डील जो है, तो अब ये 4 अटलांटिक प्रोविंसेस के साथ फेडरल गवर्नमेंट की हो गई है, स्पेशली ओंटारियो के साथ हो गई है। ट्रूडो ने इनको $46 बिलियन जो है फॉर द नेक्स्ट 10 ईयर्स इनको ऑफर किए हैं। लेकिन जाहिर है कि हम जरा ओंटारियो के ऊपर ज़्यादा फोकस करेंगे। ओंटारियो की जो हेल्थ मिनिस्टर हैं सिल्विया जोन्स, आज उन्होंने उनकी डिटेल्स दी हैं। इससे पहले जो हैं डकफोर्ड साहब की मुलाकातें हुई थी प्राइम मिनिस्टर ट्रूडो साहब के साथ, और उन्होंने कहा था जी कि हम रिव्यू करना चाहते हैं ये जो आपने सारी हेल्थ केयर की दी है, क्योंकि हम मॉडर्नाइज करना चाहते हैं ये सारा सिस्टम जो है हेल्थ केयर का, फैमिली केयर सर्विसेज, मेंटल हेल्थ सर्विसेज, ये हम इम्प्रूव करना चाहते हैं। तो आज सिल्विया जोन्स ने ये जो आज डील हो गई है फेडरल गवर्नमेंट और ओंटारियो के बीच में, उसकी ये डिटेल्स दी हैं। उन्होंने कहा है कि जी हमारे पास जो हैं अब ये जो गवर्नमेंट पैसे देगी, और इसके अंदर ये जो 10 ईयर डील हुई है, दिस ऑल्सो इंक्लूड्स 8.4 बिलियन न्यू मनी दैट इज एंड प्लस 776 वन टाइम टॉप अप, ताकि ये जो अर्जेंट केयर की चीज़ें हैं जैसे कि बहुत लॉन्ग टाइम वेट टाइम्स हैं, सर्जरीज के इमरजेंसी रूम्स हैं, पीडियाट्रिक हॉस्पिटल्स के लिए हैं, तो उनके लिए ये पैसा सारा यूज़ होएगा। फेडरल हेल्थ मिनिस्टर जो हैं ईव्स जॉन डिक्लॉ, उन्होंने भी कहा है कि ये बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है ओंटारियो के लिए अपना हेल्थ केयर सिस्टम इंप्रूव करने के लिए। तो ये आज बड़ी अच्छी न्यूज़ है, और जो भी अब लगता है कि बैकलॉग चल रहा था सर्जरीज का, शायद वो अब जल्दी जल्दी ख़त्म होएगा। आज बहुत ज़्यादा एतराज़ आया है क्रिटिकल इलेक्शन इंसिडेंट पब्लिक प्रोटोकॉल पैनल के ऊपर, क्योंकि इनको कहा गया था कि 2021 के अंदर अगर कोई फॉरेन इंटरफेरेंस हुई है तो उसके बारे में आपने बात करनी है। ट्रूडो साहब ने यह कहा था कि हम 2021 में ये हमने इनको कहा है पैनल को कि आप ये रिलीज़ करें रिपोर्ट, क्योंकि आपको पता है 2021 में लिबरल पार्टी ने फिर से माइनॉरिटी गवर्नमेंट बनाई थी, और इसमें इस पैनल को इसलिए बनाया गया था कि ये मॉनिटर करे और रिपोर्ट करे ये जो थ्रेट्स हैं, और आने वाले इलेक्शंस जो हैं उनके अंदर जो है काम शुरू करे। ट्रूडो साहब की गवर्नमेंट को आए हुए अब 2 साल हो चुके हैं, लेकिन अभी तक ये जो 2021 की यानी ओवर 1 ईयर आप समझ लें, ओवर 1 ईयर हो चुका है, तो अभी तक इन्होंने 2019 की तो विद इन 7 मंथ्स इन्होंने रिपोर्ट दे दी थी, असेसमेंट जो थी इनकी, लेकिन 2021 की अभी तक नहीं दे रहे हैं। प्रिवी काउंसिल जो ऑफिस है उसने कहा है कि भाई इन ड्यू कोर्स ये हम अवेलेबल करेंगे, लेकिन आज इसके ऊपर काफ़ी एतराज़ ट्रूडो साहब की गवर्नमेंट पे किया है कि पायान किथे रिपोर्ट करो, तो अब देखेंगे कितनी जल्दी ये लेके आते हैं। इसके अलावा जनाब एक और रिपोर्ट आई है, और इसके मुताबिक जनाब फेडरल गवर्नमेंट जब क्वीन के फ्यूनरल पे गए थे, ये सारा जो डेलीगेशन जिसमें कि प्राइम मिनिस्टर ट्रूडो थे, उनकी वाइफ थी और बहुत सारे लोग थे, उसके ऊपर $400,000 जो हैं वो कहते हैं जी कि सिर्फ होटल रूम्स के ऊपर जो है स्पेंडिंग आई थी, जिसके के अंदर लग्जूरियस $6,000 पर नाइट के रिवर व्यू स्वीट्स है, यानी कि उन स्वीट्स में से रिवर टेम्स जो था वो नज़र आता था। कनाडा का जो ये जो डेलीगेशन था इसके अंदर जो है ट्रूडो उनकी वाइफ थी, और गवर्नर जनरल मैरी साइमन थी, एक्स प्राइम मिनिस्टर जो थे किम कैम्बल, जॉन जो हैं वो क्रेशियन, पॉल मार्टिन और स्टीवन हार्पर जो हैं, ये लोग इनके साथ गए थे। अब ये नहीं पता चल रहा कि मोस्ट एक्सपेंसिव रूम्स किसको दिए गए थे, लेकिन बहरहाल ये थे सही ज़रूर। और बाकी कुछ लोगों को, बाकी का जो डेलीगेशन है वो कहते हैं जी उसके लिए उन्होंने कम पैसे यूज़ किए हैं, 40,861, और वो एक जो आम होटल है वो हैम्पटन बाय हिल्टन, जो कि हिल्टन वालों का बहुत एक्सपेंसिव होटल नहीं है, बाकी लोग वहाँ पे ठहरे थे। तो लेकिन जाहिर है कि ये सेंट्रल लंदन से ये काफ़ी दूर था, 1 घंटे की उसके ऊपर था। तो वो कहते हैं जी कि ये अब पैसे जो हैं कैसे यूज़ किए, टैक्स पेयर्स का मनी, तो इसके ऊपर आज जो है वो फिर से सवाल खड़े हुए हैं। फेडरल गवर्नमेंट ने अनाउंस किया जी कि जो लो इनकम रेंटर्स हैं उनके पास अब सिर्फ 6 वीक्स रह गए हैं टू अप्लाई फॉर वन टाइम $400 कनाडा हाउसिंग बेनिफिट, जो कि ये अनाउंस किया था गवर्नमेंट ने दिसंबर 12 में लास्ट ईयर। और उन्होंने कहा था कि ये जितने भी लो इनकम इंडिविजुअल्स और फैमिलीज़ हैं, यानी कि जो जिनकी के नेट वर्थ 2021 में जो इंडिविजुअल्स की थी 20,000 एंड लेस और फैमिलीज़ की थी 35,000 एंड लेस, वो इसके लिए कर सकते हैं। तो अभी तक ज़्यादातर लोगों ने नहीं किया, तो इसलिए आज इनको रिमाइंडर भेजा गया है कि भाई आप ये करें, लेकिन इसके लिए शर्तें हैं। वो शर्तें ये हैं कि आपने एटलीस्ट 30% आप जो 2022 का जो नेट रेंट है आप पे कर सकते हैं, और आपने एटलीस्ट आप 15 साल के होने चाहिए दिसंबर 1, 2022 तक,
और आपका जो प्रिंसिपल रेजिडेंस है वो कनाडा होना चाहिए बाय December 1, 2022, और आप कनाडा के रेजिडेंट होने चाहिए बाय 2022, और आपके जो टैक्स हैं, टैक्स रिटर्न्स आपने 2021 के फाइल किए हुए, और आपकी इनकम जो की जो स्टेटमेंट है वो आपके पास होनी चाहिए। तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है उन लोगों के लिए जो कि रेंट्स अब बहुत ऊपर चले गए हैं और नहीं दे सकते हैं, तो वो ये गवर्नमेंट का बेनिफिट उठा सकते हैं। द गार्डियन की आज एक खबर है जी, और इसके मुताबिक जो नेटो के सेक्रेटरी जनरल हैं जेन स्टोल्टनबर्ग, उन्होंने कहा जी कि हमें साइंस नज़र आ रहे हैं कि चाइना जो है वो आर्म्स रशिया को सप्लाई कर सकता है। हालांकि चाइना ने इसके बारे में बहुत दफ़ा कहा है कि हम उनको, हमारी जो रशिया के साथ ट्रेड है वो बिल्कुल नॉन एमिनिशन के ऊपर है, दूसरी चीज़ों के साथ है, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा जी हमें साइंस नज़र आ रहे हैं। ये बात उन्होंने उस वक्त की है जब हमने आपको कुछ दिन पहले बताया था कि CBS के साथ एक इंटरव्यू कर रहे थे US के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंथनी ब्लिंकन साहब, और उन्होंने कहा था कि चाइना जो है, हमें लग रहा है, हमें साइंस पता चल रहे हैं कि शायद कोई इस तरह का मटीरियल वो सप्लाई कर रहा है, यानी कि वेपन्स एंड एमिनिशन, और हमने चाइना को ऑलरेडी कह दिया है कि इसके कॉन्सिक्वेंसेज होंगे। बाइडन साहब ने भी शी साहब को कहा और हम भी अब कह रहे हैं, जिसके के ऊपर हमने आपको बताया था कि चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्टर जो हैं वैंग बीन, उन्होंने, जो स्पोक्स पर्सन है इनके फॉरेन मिनिस्ट्री के, उन्होंने कहा था कि जी US जो है, नॉट चाइना, पोर कर रहा है ये वेपन सारे बैटलफील्ड के अंदर, और US जो है इट इज़ इन नो कंडीशन टू टेल चाइना व्हाट टू डू। तो उसके ऊपर जो है ये जेन स्टोल्टनबर्ग आज बात कर रहे थे, और वो कह रहे हैं कि ये जो लीथल एड चाइना अब रशिया को देने वाला है उसके हमें अब साइंस नज़र आने शुरू हो गए हैं, और हमने ये US ने और एलाइज ने ये बिल्कुल क्लियर करने की कोशिश की, और हम वार्न करने हैं चाइना को कि इस तरह से ना करें, क्योंकि अगर आप रशिया को सपोर्ट करेंगे तो ये उसको इलीगल वॉर होएगी जिसमें आप सपोर्ट करेंगे, तो ये आप ऐसा ना करें। तो ये आज मतलब है हर तरफ से ना चाइना को दीवार की तरफ से लगाने की कोशिश कर रहे हैं। और भाई चाइना जो है कोई चीचू की मलिया है जिसको आप जो मतलब है कोई चूहा है कोई जिसको आपने मजाक बनाया हुआ है। यूरोपियन यूनियन बोल रही है उसके अगेंस्ट, नेटो उसके अगेंस्ट बोल रहा है, अमेरिका बोल रहा है। व्हाट इज दिस गोइंग ऑन माजिद भाई इन दिस वर्ल्ड? हाँ, व्हाट इज दिस? वो भी खामोश है। हाँ, तो ये क्या चक्कर किया है? ये है एक कंट्री, मतलब है एक या दो कंट्रीज जो हैं उनको आपने पकड़ा हुआ है और उनको आप रगड़ते जा रहे हैं। रोज आपकी जो है, हमारी जो हसीना है मेलानी जोली, उनके भी बयान आ रहे हैं चाइना के अगेंस्ट। तो भाई पायन तुसी इतना छोटा जिहा मुल्क को चैन से बैठो, क्या तकलीफ है आपको? है बोलने दो अमरीका को। वो सुनिया नहीं तुसी अगे लगाई दा दूसरे खुद ही बोली था कनेडा जी चुप करके बैठो। अच्छा जी, हर कोई बस चाइना के आजकल पीछे पड़ा हुआ है। वो चाइना की बड़ी तकलीफ है आजकल सारों को। मुझे नहीं समझ आ रही क्यों भाई आप जो है, हम अपने मुल्क में इतना लोगों को बुरा भला कहते हैं, ये जो धर्म के ठेकेदार बने फिरते हैं कि जी ये आपने नहीं करना और ये नहीं है और वो नहीं है। तो आप जो है आप दुनिया के ठेकेदार क्यों बने हुए हैं? हर मुल्क की अपनी एक पॉलिसी है, उसको उसके ऊपर जीने दो। तो नहीं जी नहीं, जीन तो ऐसी किसी को देना ही नहीं ना। माई वे और द हाई वे। व्हाट इज दिस? ठीक हो गया? नहीं ठीक क्या हो गया, जवाब दे। अच्छा जनाब, आज जो है अमेरिका के दो प्रेसिडेंट्स के बीच में बड़ी लेदे हुई। उसमें जाहिर है कि जो अभी जो इनकम्बेंट हैं बाइडन साहब और जो एक्स प्रेसिडेंट हैं ट्रंप साहब, उनके बीच में आज काफ़ी हॉट वर्ड्स जो हैं वो एक्सचेंज किए गए। उसकी वजह यह है कि ये जो एक ट्रेन जो थी जो बड़ा टॉक्सिक मटेरियल लेके जा रही थी और डिरेल हो गई थी ईस्ट पैलेस्टाइन, यानी कि फ़लस्तीन में ये नहीं है, ये ईस्ट पैलेस्टाइन ओहायो के अंदर है ये इलाका, ये टाउन जो है उसका नाम है ईस्ट पैलेस्टाइन। तो ओहायो में हो गया था, जिसके के ऊपर ये कहा गया था कि ये इतने ज़्यादा टॉक्सिक मटीरियल्स हैं कि ये काफ़ी एटमॉस्फेयर को और एनवायरनमेंट को, लोगों को, रेजिडेंट्स जो हैं उनको भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो इसके ऊपर कुछ करने की ज़रूरत है। अच्छा, आज यहाँ का जो है फेरा कर रहे थे ट्रंप साहब, तो उन्होंने कहा जी कि ये यहाँ के लोगों के लिए बड़ा बिट्रेयल है, क्योंकि बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो ये बड़े अरसे से, यानी कि February 3 से ये एक्सीडेंट हुआ हुआ है और इसमें कंटेमिनेशन के बड़े फियर्स हैं। लेकिन बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन जो है कुछ भी इसके बारे में नहीं कर रही है। जाहिर है कि व्हाइट हाउस जो है उसने फिर चुप बैठे नहीं रहना था, और ट्रंप साहब ने कहा जी बड़ा हैजर्डस मटेरियल ये लेके जा रहे थे, और तो ये कैसे ये फेल हुए इसके ब्रेक्स और कैसे हुए। व्हाइट हाउस के जो डेप्यूटी प्रेस सेक्रेटरी हैं एंड्रयू बेट्स, उन्होंने कहा जी कि ये जो ट्रंप साहब हैं वो
ओ करते हैं अपॉलॉजी इन लोगों को, क्योंकि जो ओबामा बाइडेन के ज़माने में रेल सेफ्टी प्रोटोकॉल्स थे उनको डिसमेंटल तो ट्रंप साहब के ज़माने में किया गया। तो अगर कोई ट्रेनों के अंदर अब प्रॉब्लम आ गई है और वो ब्रेक्स फेल हो रही हैं और वो ख़राब हो रही हैं और डीरेल हो रही हैं, तो उसका तो ब्लेम सारा जो है वो ट्रंप साहब के ऊपर जाता है। तो बहरहाल जी, ये अब काफ़ी दोनों के बीच में ट्रंप साहब एक तरफ से बोल रहे हैं, दूसरी तरफ से बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के बंदे बोल रहे हैं, तो काफ़ी ये जो है मुझे लगता है पाकिस्तान से बहुत इंप्रेस हो गए हैं ये है जी। गवर्नमेंट और अपोजिशन जो है ना एक दूसरे के आगे आके खड़ी हो गई है। एग्जैक्टली है जी, तो ये हो रहा है ऐसे। खैर ट्रंप साहब तो अपोजिशन में नहीं है, उन्होंने तो अपनी बिड डाली है खाली नेक्स्ट ईयर के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के लिए, लेकिन जाहिर है कि वो अपोजिशन तो बड़ी ऑफर कर रहे हैं ना, अब जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है बड़े एतराज़ करते रहते हैं। अच्छा जी, सिर्फ आपके आज बुरे हालात नहीं थे, उसकी वजह से जो स्टॉर्म आए हैं ये इधर कनाडा के अंदर, बल्कि अमेरिका में भी बहुत बुरे हालात हैं, हमने कल आपको बताया ही था। तो ये बड़े पावरफुल जो स्टॉर्म्स हैं ये अमेरिका के अंदर भी आए हैं, और जितनी भी इंटरस्टेट हाईवेज थी एरिजोना और वायोमिंग के बीच में, ये सब की सब क्लोज कर दी गई थी। तकरीबन 280,000 लोग जो हैं डिफरेंट इलाकों में अमेरिका के, वहाँ पे उनके पास जो है पावर भी नहीं थी, और इतनी शदीद सर्दी है, आप सोचें ज़रा। इसके अलावा जो है मिड वेस्ट और मिड अटलांटिक एंड साउथ ईस्ट की तरफ जो है काफ़ी ज़्यादा जो है वो स्नो और फ्रीजिंग रेन्स चलती रहीं, और पावर लाइंस जो हैं वो भी आइस बनी हुई थी बिल्कुल। बहुत सारे इलाकों के अंदर स्कूल्स जो थे वो बंद रहे थे, और बल्कि मिनेसोटा लेजिस्लेशन जो थी, उन्होंने तो लेजिस्लेशन ही आज शट डाउन कर दी, लेजिस्लेचर को शट डाउन कर दिया था, क्योंकि लोग जो है पहुंच ही नहीं सकते थे। और तकरीबन 1600 यूएस के अंदर जो फ्लाइट्स हैं वो कैंसिल हुई हैं, और 5,000 जो हैं वो डिले हुई हैं। तो बेतहाशा निज़ाम जो है वहाँ पे अमेरिका में भी दरम बरम हुआ था। आज एक और बहुत बड़ी न्यूज़ है जी, एज फार एज द इंडियन पॉपुलेशन इज कंसर्न। बाइडेन साहब ने आज इंडियन अमेरिकन एक जो है बिजनेस एग्जीक्यूटिव अजय बंगा उनको नॉमिनेट किया है टू बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ वर्ल्ड बैंक। वो कहते हैं जी कि ये हिंदुस्तान के अंदर पले बड़े हैं, और इनको बड़ा तजर्बा है इस चीज़ का कि पॉवर्टी को कैसे रिड्यूस करना है, और प्रॉस्पेरिटी कैसे एक्सपैंड करनी है, और कॉस्ट कैसे कट करनी है, और जॉब्स कैसे क्रिएट करनी है, और इनका बड़ा तजर्बा है कि डेवलपिंग इकोनॉमीज़ में कैसे इन्वेस्टमेंट्स करनी है। तो इस तरह से, और ये आपको पता ही है कि ये अब रिप्लेस करेंगे अर्ली मई में डेविड मैलपास को, अगर इनकी नॉमिनेशन मान ली गई। और वो जो थे उनके ऊपर काफ़ी कंट्रोवर्सी चल गई थी, क्योंकि वो जो क्लाइमेट चेंज और इस तरह की जो चीज़ें थी उनको मानते नहीं थी, और जो ट्रेजरी सेक्रेटरी थी जेनेट येलन वो उनको कहती थी कि भाई आप रिफॉर्म्स लाओ, और वो रिफॉर्म्स जो थे वो नहीं ला रहे थे। तो बाइडेन साहब ने आज इनका नाम दिया है, उन्होंने कहा कि ही इज़ यूनिकली इक्विप्ड टू लीड वर्ल्ड बैंक। तो तकरीबन 30 साल का इनका जो है मैनेजमेंट का तजर्बा है, तो आप करें तो जनाब अब वर्ल्ड बैंक का भी हेड जो है वो एक इंडियन होएगा, अगर मान लिया गया तो, है जी। ओके, एसोसिएटेड प्रेस की आज एक न्यूज़ है जी, और इसके मुताबिक जो है अब तो मतलब मुझे लगता है कि वो जो अर्थक्वेक है ना वो भी एक दूसरे से इंप्रेस होकर डिफरेंट जगहों पे अपीयर हो रहे हैं। हाँ जी, अब इतनी तबाही मचाई है भाई टर्की और सीरिया में। अब आज ताजिकिस्तान में जी बहुत बड़ा ज़ल्ज़ला आया है, इसका मैग्नीट्यूड तो 6.8 था, लेकिन और ये इलाका है तकरीबन मुर्गहॉप का जो कि चाइना के जिंगजियांग जो बॉर्डर है उसके पास है, लेकिन यहाँ पे अभी तक कोई इंजरीज या कि कोई डेथ्स जो हैं वो अनाउंस नहीं की गई हैं। यूरोपियन मेडिटेरेनियन सिस्मिकोलॉजिकल सेंटर जो है उसने कहा है कि ये जो इलाका है ये पामीर माउंटेन्स के पास है, और बड़ी छोटी यहाँ पे पॉपुलेशन है। 6.8 इज अ वेरी पावरफुल जी अर्थक्वेक, लेकिन कोई अभी तक डेथ्स की या कैजुअलिटीज की या इंजरीज की भी इवन कोई खबर नहीं आई है। यहाँ पे तकरीबन 18 अर्थक्वेक्स आ चुके हैं, और कोई भी अर्थक्वेक 6.5 मैग्नीट्यूड से कम का नहीं था। बहरहाल इससे पहले 2015 में 7.2 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक इसी मुर्गहॉप एरिया के अंदर आया था, लेकिन उस वक्त 2 लोगों की डेथ हुई थी, और बहुत सारे जो सैकड़ों ही घर थे वो तबाह हो गए थे। और इसका आज का जो अर्थक्वेक है इसका असर जो है इनका जो कैपिटल है दुशंबे उसके अंदर भी महसूस किया गया। बहरहाल कल तक अब खबरें आएंगी कि कोई डेथ्स हुई या कोई नुकसान हुआ, अभी तक तो नहीं हुआ है। यूनाइटेड नेशंस और IGAD क्लाइमेट प्रेडिक्शन एंड एप्लीकेशन सेंटर जो हैं वो बार बार कह रहे हैं कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंदर जो है अब बहुत ही खतरनाक किस्म का फैमिन आ सकता है।
जो कि वर्स्ट फैमिन होएगा और ड्राउट होएगा 2011 से कंपेयर्ड। और वो कहते हैं जी कि हज़ारों लोग उसके अंदर मरे थे, तो इसमें शायद लाखों लोग मर सकते हैं। वो कहते हैं जी पिछले 3 महीने से कोई यहाँ पे बारिश नहीं हुई है और बिल्कुल ये सूखा पड़ा हुआ है, जानवर मर रहे हैं। और ज़्यादातर जो इलाके यूनाइटेड नेशंस ने और इन्होंने क्लाइमेट प्रिडिक्शन वालों ने जो सेंटर ने जो किया है वो हैं पार्ट्स ऑफ इथियोपिया, केनिया, सोमालिया, युगांडा। और वो कह रहे हैं इसके अलावा बुरुंडी, ईस्टर्न तंजानिया, रवांडा, वेस्ट सदर्न सूडान जो है वो भी अफेक्टेड होंगे। यूनाइटेड नेशंस के जो सेक्रेटरी जनरल हैं एंटोनियो गुतरस, उन्होंने कहा 8.3 मिलियन लोग जो है उनको इमीडिएटली ह्यूमैनिटेरियन एड की ज़रूरत है और इसी साल में ज़रूरत है। इसी तरह वर्क नए गबेयहू जो है IGAD के हेड, उन्होंने भी कहा है कि दुनिया में गवर्नमेंट्स को साथ काम करने की ज़रूरत है क्योंकि यहाँ पे बेतहाशा डेथ्स हो सकती हैं, ख़ास तौर पे सोमालिया के अंदर। और इनका अंदाज़ा है कि तकरीबन जैसे कि 260,000 लोगों की स्टारवेशन से डेथ हो गई थी जब फैमिन आया था 2011 में। तो अब वो कह रहे हैं कि अब अगर कोई इस तरह का फैमिन या कुछ ड्राउट आया तो उसके अंदर ये जो तादाद है 260,000 से बहुत ज़्यादा होएगी। जी। अच्छा जी, ये तब्दीली आ गई है दुनिया में और आती जा रही है जी। कल हमने आपको बताया था ना सऊदिया ने इजाजत दे दी अपनी लड़कियों को खेल की, तो आज जनाब एक और बात होगी। अब आप सोचें जरा कि इजराइल और ओमान के बीच में कोई भी डिप्लोमेटिक टाइज नहीं है, लेकिन आज ओमान ने इजाजत दे दी है इजरायली फ्लाइट्स को अपनी एयर स्पेस यूज करने के लिए। तो अब इजराइल के जो तैयारे हैं वो ओमान के ऊपर से उड़ के जा सकेंगे। इजरायली फॉरेन मिनिस्टर एली कोहन ने आज बड़ा शुक्रिया अदा किया है इनके जो सुल्तान हैं हेतम बिन तारिक अल सईद उनका, और उन्होंने कहा जी कि इससे इजराइल की जो इकोनॉमी है उसके ऊपर भी बड़ा अच्छा असर पड़ेगा। और जिस तरह से सऊदी अरेबिया ने लास्ट ईयर अपनी एयर स्पेस को खोल दिया था इजराइल के लिए, क्योंकि आपको पता ही है कि बाइडन साहब ने विजिट किया था, तो तेल वाली बात तो नहीं मानी थी मोहम्मद बिन सलमान ने, उन्होंने कहा था अच्छा जी एयर स्पेस हम यूज़ करने देंगे इजराइल, ये एक बात उनकी मान ली थी। तो वो कहते हैं जी कि ये हमारे तो इसलिए जो इजरायली अब तैयारे होंगे खासतौर पर जो जाते हैं थाईलैंड और इंडिया, उनके लिए जो है अब 2 घंटे सफर और कम हो जाएगा, तो ये अब जल्दी से पहुंच सकेंगे। इससे पहले भी 2018 में जो इनके सईद साहब के वालिद थे सुल्तान काबूस, उन्होंने नेतन्याहू साहब को मस्कत में बुलाया था। हालांकि अगेन कोई इनके बीच में डिप्लोमेटिक टाइज नहीं है, लेकिन शायद कोशिश इन्होंने की है कि इसराइल के साथ अब ताल्लुकात जो हैं वो अच्छे किए जाएं। हिंदुस्तान के अंदर जनाब वो भी नूरा कुश्ती के मैदान बने हुए हैं पाकिस्तान की तरह। जो उनकी पार्लियामेंट है आज जो है आम आदमी पार्टी के ऊपर जी बड़े एलिगेशंस लगाए हैं, क्योंकि रेशम गर्ग जो कि बड़े क्लोज एड हैं ऑफ MLA अमृत रतन कथफाता का, उनके लिए आज जो भगवंत मान की जो गवर्नमेंट है उसको आज बड़ा खींचा है उन्होंने। और उन्होंने कहा जी कि ये जो विजिलेंस ब्यूरो है उसने कहा है कि ये जो गर्ग साहब हैं ये प्रितपाल कुमार जो कि हस्बैंड हैं सीमा रानी के, उनको जो सरपंच हैं गुड्डा गांव की बटिंडा में, उनसे इन्होंने 4 लाख रुपए मांगे थे इसके लिए कि पंचायत के लिए मैं 25 लाख रुपए रिलीज करूंगा। तो इसके ऊपर बात करते हुए वैसे जो MLA थे अमित रतन साहब, उन्होंने तो कहा था कि मेरा इसके साथ कोई खास ताल्लुक नहीं है, लेकिन अब अपोनेंट्स जो हैं वो कह रहे हैं भगवंत मान साहब को कि जनाब वैसे तो आप कहते हैं आम आदमी पार्टी, और केजरीवाल साहब भी कहते हैं जो दिल्ली के चीफ मिनिस्टर हैं और आम आदमी पार्टी के मानी है कि जी हम बड़ी ऑनेस्ट पार्टी हैं, बड़ी ऑनेस्ट पार्टी हैं। तो ये तो अब आपकी अपनी खुद की पार्टी में तीसरा केस है। इसके ऊपर बात करते हुए लीडर ऑफ अपोजिशन प्रताप सिंह बाजवा ने आज पंजाब के अंदर कहा कि सबसे पहला केस जो था वो विजय सिंगला का आया था, जब वो एक मिनिस्टर था और उसको मिनिस्टर की पोस्ट से हटाना पड़ा क्योंकि उसने जो है उसके ऊपर बहुत सारे एलिगेशंस आ गए थे, लेकिन अभी तक उसके ऊपर कोई मुकदमा नहीं चलाया। इसी तरह आपका जो दूसरा मिनिस्टर था फौजा सिंह सरारी, उसके खिलाफ भी कोई एक्शन नहीं लिया। और अब ये जो रतन साहब हैं इनकी आ गई है, तो इस MLA को भी आपको हटाने की जरूरत है। लेकिन आम आदमी पार्टी जो है, आज भगवंत मान साहब से डायरेक्टली लोगों ने पूछा कि भाई साहब आप क्या कर रहे हैं इसके बारे में, क्योंकि आप चीफ मिनिस्टर हैं और आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए हैं। सैड जो है यानी कि शिरोमणि अकाली दल के प्रेसिडेंट सुखबीर सिंह बादल साहब ने भी आज कहा है कि भाई ये तो बड़ी ज्यादती है, अगर इस तरह से जो है इल्ज़ामात आम आदमी पार्टी पे आ रहे हैं तो इनके ऊपर प्रोब क्यों नहीं बिठाई जा रही है और इनको जो है सीधा क्यों नहीं किया जा रहा, पूछा क्यों नहीं जा रहा कि भाई आप ये क्यों करप्शन के अंदर इन्वॉल्व हैं। तो आज इंडिया के पंजाब में काफ़ी अपोजिशन भड़की हुई नज़र आई आम आदमी पार्टी की गवर्नमेंट के ऊपर।
कांग्रेस के लीडर जो हैं जी पवन खेरा साहब, उनको आज दिल्ली का जो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उससे उनको अरेस्ट किया गया और ये जाने वाले थे छत्तीसगढ़ में और ये फ्लाई करना चाहते थे इंडिगो फ्लाइट से और रायपुर जाना चाहते थे ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी प्लेनरी सेशन अटेंड करने के लिए, जब असम पुलिस ने इनको पकड़ लिया। हुआ ये था कि ये एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी फरवरी 17 को, जिसपे पवन खेरा साहब, ये जो कांग्रेस के लीडर हैं, इन्होंने कहा था कि जी ये हम जो है बात पार्लियामेंट के अंदर क्यों नहीं कर सकते हैं गौतम अडानी साहब के ऊपर, और अगर प्राइम मिनिस्टर्स जो फॉर्मर थे हमारे नरसिम्हा राव और अटल बिहारी वाजपेयी, वो अगर जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को एंडोर्स करके उसमें आके जवाब दे सकते थे तो ये इसका नरेंद्र गौतम दास नरेंद्र मोहन दामोदर दास मोदी जो है ये क्यों नहीं जवाब दे सकता। तो सॉरी, इसका असल में नाम क्या है? तो फिर उनको असल नाम बताया गया तो उन्होंने कहा अच्छा जी नाम तो दामोदर दास है लेकिन ये एक्ट तो कर रहे हैं गौतम दास की तरह, यानी कि इफ यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट इट मीन्स, गौतम जो है गौतम अडानी, तो उसके ऊपर ये जाइब ले रहे थे उसका प्राइम मिनिस्टर का, तो उसके ऊपर उन्होंने कहा जी कि बड़ी भद्दी इन्होंने लैंग्वेज यूज़ की और प्राइम मिनिस्टर का मजाक उड़ाया है, तो इसलिए आज इनको असम पुलिस ने फिर पकड़ा। तो अब देखेंगे बेचारे के साथ क्या होगा। टाइम्स ऑफ इंडिया की आज एक खबर है जी, एंड अगेन दिस हैज़ लोगों को फिर से आज इसने जो खास तौर पे जो विमेन एनजीओज हैं उन्होंने उनको पागल किया। इसने 23 इयर्स ओल्ड एक लड़की है, बच्ची कह लें लड़की कह लें, उसका जी एक तो ये जो सोशल नेटवर्क्स आ गए हैं ना, ये फेसबुक एंड ट्विटर एंड इंस्टा एंड ऑल दैट, उसके ऊपर जी उसने दोस्ती कर ली एक आदमी के साथ जिसका क्या नाम गुरबख्श सिंह था, 54 इयर्स उसकी एज थी, और अब उसने फिर पुलिस को जाके कहा जी कि इसने एक होटल के अंदर मुझे सेक्सुअली असॉल्ट किया। हुआ ये है कि ये इनके साथ जब इनकी दोस्ती हुई तो इन्होंने ये जो हैं गुरबख्श सिंह साहब, उन्होंने इनको एरो सिटी जो में जो होटल है उसमें बुलाया। जब उसमें बुलाया तो इनने अलेज किया है लड़की ने, ये जो 23 इयर्स ओल्ड लड़की है, कि इसने मुझे ड्रिंक में डाल के कुछ जो है इंटॉक्सिकेटेड मटेरियल दिया, मैं ड्रग हो गई और उसके बाद इसने जो है मुझे सेक्सुअली असॉल्ट किया। तो बहरहाल जी पुलिस ने इसके कहने के ऊपर जो है वो पकड़ लिया है, लेकिन आज फिर विमेन बॉडीज़ जो हैं वो कह रही हैं कि भाई ये तुम ये रेप्स के जो हैं ये केसेस कब रुकेंगे इस मुल्क में, कब ऐसी कानून बनेंगे कि औरतों के ऊपर ऐसा जुल्म ना किया जाए। पाकिस्तान में प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो आज प्रेसिडेंट अलवी के ऊपर काफ़ी भड़के में नजर आए, क्योंकि कल हमने आपको खबर सुनाई थी कि प्रेसिडेंट अलवी साहब जो हैं उन्होंने यूनिलैटरली अनाउंस कर दिया था कि अप्रैल के महीने में पंजाब और केपी के अंदर जो हैं वो इलेक्शंस होंगे। तो इन्होंने कहा जी कि ये तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर जो है ये पॉसिबल ही नहीं है। ये एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे शहबाज शरीफ साहब, जिसमें कि इन्होंने ऑस्टेरिटी मेजर्स जो हैं टू सेव 200 बिलियन एनुअल रुपीज़ जो हैं वो एनुअली जो है 200 बिलियन रुपीज़ उसको सेव करने के वो बता रहे थे, जिसके के अंदर इन्होंने प्रेसिडेंट साहब के ऊपर एतराज़ किया। उन्होंने कहा जी 9 महीने पहले तो ये कहते थे कि जो है इनका कोई राइट नहीं है, और वो कहते थे ये बड़ा अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट है, और एनए की जो इन्होंने जो की थी नेशनल असेंबली यानी कि जो डिसॉल्व की थी अप्रैल 2022 में, तो उसको तो इन्होंने कहा था कि ये ठीक नहीं है और ये और वो है, तो अब ये सारी चीज़ें इनके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल हो गई हैं, तो ये कैसे हो गई हैं? तो इसका जवाब मुझे जो है प्रेसिडेंट अलवी से चाहिए। Q&A सेशन यानी कि क्वेश्चन एंड आंसर सेशन जिस वक्त शुरू हुआ तो उस वक्त उन्होंने कहा जी कि मैं तो किसी ने पूछा प्राइम मिनिस्टर साहब से कि आपका क्या अदालतों के ऊपर नहीं है एतबार? उन्होंने कहा जी अदालतों के ऊपर एतबार है, हम उनकी बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन हम अपनी आंखें बंद भी नहीं रख सकते क्योंकि जजेस जो हैं वहाँ पे बड़े बायस्ड किस्म के हैं। तो पायन किसने लगाए जजेस? थोड़े अपने पुराने लगाए ना पायन। अच्छा, वो फिर वो कहते हैं जी कि ये बायस्ड जजेस जो हैं इसकी वजह से जो है नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट को एक ट्रिवियल मैटर के ऊपर डिसक्वालीफाई किया। ये तो दिस आई ऑल्सो डिसक्वालीफाई किया गया। और फिर वो कहते हैं जी कि ये जो है इसके अंदर जो इमरान खान है वो 300 कनाल के घर में एक ऐसी जगह पे रहता है जो इलीगल जो है वो इलाका जिसको करार दिया है उसको जो है ये पूछते नहीं है और रेगुलराइज नहीं करते हैं। और ये जो मैं फ़ौरन डिमांड करता हूं कि PMLN के जो केसेस जो जजेस सुन रहे हैं वो बिल्कुल नॉन बायस्ड होने चाहिए, यानी कि मेरी मर्जी के होने चाहिए, मेरे भाई के हक में और मेरे हक में जो फैसले देंगे वो लगाने चाहिए। तो वो कहते हैं जी मैं बिल्कुल नहीं इनको मानता, ये सारे जो जजेस लगे हुए ये हमारे खिलाफ फैसले दे रहे हैं। देखो बहन, ਤੁਸੀਂ ਲੁੱਟਿਆ ਪੈਸਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਆਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੇਗਾ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਜੱਜਿਸ ਮੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਹੋਣ, ਮੇਰੇ ਸੈਕਟਰੀ ਮੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਹੋਣ, ਸਾਰਾ ਬੰਦਾ हर बंदा। ਹੁਣ देखो ना ऐसी भी अन्नी ने ना बहुत सी। लेकिन ये है तो बहरहाल नवाज शरीफ की जो गवर्नमेंट गई थी उसको भी मैंने भी बड़ा कंडेम किया था कि जी एक वो
अकामा नहीं है, उसके ऊपर सिटिंग प्राइम मिनिस्टर को हटाना, वेरी स्टूपिड मूव। बहरहाल एनीवेज, तो आज प्राइम मिनिस्टर की बातों पे लोगों ने आज उनसे बड़े और भी सख्त क्वेश्चन किए, और भी बहुत सख्ती, जिसका कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने जवाब नहीं दिया। क्योंकि कल हमने आपको बताया था कि इमरान खान साहब ने कहा है कि पायन ये सारे ऑस्टेरिटी मेजर्स के बजाय जो लूटे हुए पैसे हैं आपके और जरदारी साहब के और बाकियों के, वो वापस ले आओगे तो मुल्क ठीक हो जाएगा। तो आज इस तरह का एक सिमिलर क्वेश्चन इनसे किया गया, जिसका जवाब इन्होंने दिया। अच्छा जनाब, इमरान खान साहब जो हैं आज फिर से खिताब कर रहे थे, और इसको आज कहा गया है नेशन से खिताब हैं जी, कौम से खिताब इसको कहा गया है। तो उन्होंने कहा जी, कौम से जो खिताब कर रहे थे इमरान खान साहब, उन्होंने कहा जी कि ये जुडिशरी जो है, इसको ओपोनेंट्स जो है, ये अपोजिशन जो है, ये कॉन्स्टेंटली ब्लैकमेल कर रही है, और पंजाब के अंदर और केपी के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक 90 डेज़ के अंदर होना चाहिए इलेक्शंस, लेकिन पूरी कोशिश कर रही है PMLN थ्रेटन करने की इन अदारों को, ताकि इलेक्शंस जो हैं उनको रोका जा सके। और उन्होंने आज बड़ा ब्लेम किया, उन्होंने कहा जी PMLN जो है वो जजेस खरीद लेती है, और इसलिए जो हैं ये अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट से आगे जा सकता है, इलेक्शंस को ये पोस्टपोन कर रहे हैं, जो कि इनको करना नहीं चाहिए। आपको पता ही है, कल हमने आपको बताया था कि जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अताब बंदयाल हैं, उन्होंने भी कल सुओ मोटो नोटिस लिया था और कहा था कि ये पोल्स जो हैं वक्त पे क्यों नहीं हो रहे हैं, और एक लार्जर बेंच बनाया था जिसको कि हेड वो करेंगे, और बाकी उसके अंदर 9 और भी जजेस होंगे। तो उस सिनेरियो के अंदर आज इमरान खान साहब जो हैं बात कर रहे थे। मरियम नवाज साहिबा जो हैं जी, आज अपने वर्कर्स को सरगोदा के अंदर संबोधित कर रही थी, यानी कि सरगोदा में अपने वर्कर्स के साथ बात कर रही थी, और बड़ी इन्होंने भी फायरी स्पीच की, और इन्होंने भी आज जुडिशरी को बड़ा रगड़ा, और इन्होंने कहा जी इस जुडिशरी ने नवाज शरीफ के अगेंस्ट कॉन्स्पिरेसी की थी, क्योंकि आपको पता ही है कि ये अपनी पार्टी को अब जरा रीऑर्गेनाइज करने की कोशिश कर रही हैं, और वो कहती हैं कि ये घड़ी चोर जिसने अब गवर्नमेंट छोड़ दी है, यानी कि इमरान खान साहब को कह रही थी घड़ी चोर, तो कह रही हैं जिसने गवर्नमेंट छोड़ दी है अब तो वो हर तरह की कोशिश कर रहा है कॉन्स्पिरेसीज करने के लिए। और फिर इन्होंने एक पिक्चर दिखाई जिसके के अंदर, और कहा कि ये जो सरगोदा के लोग हैं इनको ये देखनी चाहिए इनकी पिक्चर, जिन्होंने के ये कॉन्स्पिरेसी जो है चलाई है, जिसके के अंदर देखे जा सकते हैं ISI के चीफ जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद, एक्स CJP आसिफ खोसा, साकिब निसार, और 2 जो सिटिंग अभी सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं। और उन्होंने कहा जी कि ये देखें, ये हैं वो जिन्होंने कंस्पायर किया नवाज शरीफ के अलावा। इसके अलावा आपको पता ही है, लास्ट वीक एक ऑडियो क्लिप भी सामने आया था, जिसमें कि जहाँ पे सोशल मीडिया पे, जहाँ पे फॉर्मर पंजाब के चीफ मिनिस्टर परवेज़ इलाही साहब जो हैं वो डायरेक्टिव दे रहे हैं कुछ जजेस को कि कुछ केसेस को जो है वो फिक्स करें, तो उनके भी ये जो हैं आज नाम लेके आज इन्होंने पहले मतलब मिलिट्री को खींचती रही हैं, अब आज जुडिशरी को इन्होंने बड़ा खींचा है। तो फिर बाजी अपने वालिद साहब को मना करना सी ना कि अपनी मर्जी दे ना लगाओ, बंदे मेरिट के ऊपर काम होने दो, अपनी मर्जी की आप सेक्रेटरी लगाते हैं, अपनी मर्जी की जुडिशरी लगाते हैं, तो फिर बाजी किसी ना किसी दिन ते किसी ने फिर तुम्हारे खिलाफ भी गल करनी है ना। ऐसे एसोसिएटेड प्रेस की न्यूज़ है जनाब, हमने आपको कल ही बताया था कि पाकिस्तान का एक डेलीगेशन जो बड़ा हाई प्रोफाइल डेलीगेशन, डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ और ISI के जो चीफ और बाकी लोग थे वो गए हुए थे वहाँ पे अफगानिस्तान में। तो उनकी जो बातचीत अफगान गवर्नमेंट के साथ हुई थी, उससे तोरखम का बॉर्डर जो था वो खोल दिया गया था। अच्छा, तोरखम का बॉर्डर आज सुबह कहा गया जी कि तोरखम बॉर्डर जो है वो खोल दिया गया है। 3 या 4 घंटे के बाद एक और रिपोर्ट आ गई, ये तो पाकिस्तानी मीडिया ने सुबह कहा ना जी कि बड़ी वहां पे कामयाब टॉक्स हुई और तोरखम बॉर्डर खोल दिया, क्योंकि आपको पता है कि ये मेन ट्रेड लाइन है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में, और सैकड़ों ही यहाँ पे ट्रक भी बेचारे बड़े दिनों से खड़े हुए थे, जिसमें कि पेरिशेबल आइटम से जो जाना चाहते थे तो जा नहीं सकते थे, और बड़ी ये खुशी मनाई गई। तो अब एसोसिएटेड प्रेस ने कोई 3 घंटे के बाद खबर की कि तोरखम बॉर्डर को फिर से बंद कर दिया गया है। अच्छा जी, बंद कर दिया गया है, तो अब ये जो अफगान एम्बेसी जो थी, जो कि बड़ी खुशी मना रही थी पाकिस्तान में कि अब जी ट्रेड फिर से शुरू होएगी और मेडिकल सप्लाईज जाएंगे और ये और वो, तो ज़ियाउल हक जो सरहदी जो हैं डायरेक्टर ऑफ पाकिस्तान अफगानिस्तान जॉइंट चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, उन्होंने कहा जी कि नहीं, पाकिस्तान जो है वो ये क्रॉसिंग का जो फंक्शनल काम होता है वो पूरा नहीं कर सका है, और कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज हैं, इसलिए इसको फिर से बंद किया गया है। तो भैन फिर की कामयाब वो टॉक्स हो रही हैं, और भाई सानू भी दसो हसीब, हम जो मासूम कनेडा में बैठे हमको बताओ क्या कामयाब टास्क आपने किए हैं, कोई टास्क हुई भी है कि नहीं हुई है? तो बस ऐसे हैं, कामयाब हुई। हाँ, कामयाब हुई है कि नहीं, बस सिर्फ टास्क हुई हैं, कामयाब हुई है। हाँ नहीं, कामयाब नहीं हुई, सिर्फ टास्क हुई है, मैं वही आपको कह रही हूँ। लेकिन आपने तो कहा कि बड़ी कामयाब टास्क हुई हैं, तो भाई वो कामयाबी किधर थी कि बॉर्डर को खोल के बंद कर देना है कि खोलना नहीं है कि क्या करना है भाई, वो बताओ हमको, ठीक है। अच्छा जनाब, अक्षय कुमार साहब
55 इयर्स के हैं वैसे, देखो जी अभी तक Oh. काम कर रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, अक्षय कुमार साहब के साथ हिंदुस्तान टाइम्स वाले जो हैं आज एक इंटरव्यू उनका ले रहे थे, तो उन्होंने कहा जी कि मैं बड़ा बैड फील करता हूं जब लोग हर वक्त मुझे कहते हैं तुम कनेडियन हो, कनेडियन हो, कनेडियन हो, वो बगैर नॉलेज के, बगैर बैकग्राउंड के मेरे खिलाफ बात करते हैं, क्योंकि हाँ मेरे पास है कनेडियन पासपोर्ट, लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा हुआ क्या है। और वो कहते हैं कि इससे पहले कि मैं आपको बताऊं कि हुआ क्या था, मैं आपको पहले ये बता दूं कि 2019 में मैंने इंडियन पासपोर्ट के लिए अप्लाई किया था, लेकिन चूंकि कोविड आ गया था तो वो प्रोसेस आगे नहीं बढ़ सका। हुआ ये जी कि वो कहते हैं 90s में जब मैं फिल्मों में काम कर रहा था तो बैक टू बैक मेरी 15 फिल्में फ्लॉप हुई। जब 15 फिल्में फ्लॉप हुई तो मैंने काम तो कोई करना था, फैमिली तो अपनी चलानी थी, तो मेरा एक दोस्त जो कि कनाडा में रहता है उसने कहा कि तुम कनेडियन सिटीजनशिप के लिए अप्लाई करो। और आज वो कहते हैं जब मैंने उस वक्त किया मेरी वो सारी एप्लीकेशन वगैरह मान ली गई, मुझे बुला लिया गया, मुझे एज अ रिजल्ट मिल गई कनेडियन सिटीजनशिप इन ड्यू कोर्स। मीनवाइल मेरी 2 फिल्में जो आने वाली थी, जो रिलीज नहीं हुई थी, यानी 17 फिल्में थी, 15 फ्लॉप हो गई। वो जो 2 फिल्में फिर आई वो सुपर डुपर हिट हुई। जब वो हिट हुई तो मेरे ही उसी दोस्त ने, कनेडियन जो मेरा था उधर, उसने मुझे कहा नहीं अब तुम सुपरस्टार बन सकते हो, तुम वापस हिंदुस्तान जाओ और अपना काम फिल्म इंडस्ट्री में शुरू करो। कहता जी एज अ रिजल्ट मैं वापस आ गया और मैं भूल ही गया कि भाई मुझे कोई पासपोर्ट चेंज करना है नहीं करना ये। तो अब ये मुझे इतना मेरे पे इतराज करते हैं, तो मैंने कहा अच्छा यार लो मैं भाड़ में देता हूँ ये कनेडियन पासपोर्ट, मुझे इंडियन ही चाहिए, लेकिन अब मुझे दे ही नहीं रहे वो बना के, अभी तक वो प्रोसेस ही उनके चल रहे हैं। तो ये था बैकग्राउंड। तो ऐसे बिला वजह का इतराज मत किया करें, मैं इंडियन हूँ, मैंने जो कुछ गेन किया है मैं सब हिंदुस्तान से किया और मेरा हिंदुस्तान से बड़ा प्यार है। तो जनाब आज उन्होंने एक्सप्लेन किया। वहीदा रहमान साहिबा जो हैं जी अब इनविंसिबल्स में नजर आएंगी। अरबाज खान की जो नेक्स्ट एपिसोड है, ये चैट शो जो है इनका, टॉक शो जिसको आप बोल सकते हैं, उसके अंदर जो क्लिप इन्होंने रिलीज किया है अरबाज खान ने, उसमें यह देखा जा रहा है कि ये जो एक्ट्रेस हैं जिन्होंने कि अपना डेब्यू किया था तेलुगु फिल्म रोजुलू मरैया के साथ 1955 में, वो आज अरबाज खान अरबाज खान उनसे पूछ रहे हैं कि आप ने कैसे शुरू किया और आप क्या शीशे के सामने खड़े होकर एक्टिंग करती थी या क्या। तो वो कहती हैं हाँ मैं करती थी और मेरे वालिद साहब ये सारी चीज़ें देखते थे और वो बड़े वरिड होते थे, मेरी माँ से कहते थे ये लड़की तो फिल्मों में जाने के लिए बिल्कुल पागल दिन ब दिन होती जा रही है। तो एक दिन उन्होंने मुझे बुलाया और मुझसे पूछा कि भाई तुम क्या चाहती हो। तो वहीदा रहमान साहबा कहती हैं कि मैंने अपने वालिद साहब से कहा कि मेरा दिल कहता है कि जब मैं मुस्कुराऊं तो दुनिया मुस्कुराए, जब मैं रोऊं तो दुनिया रोए। तो अरबाज खान ने उसके ऊपर कहा कि हाँ जी ये तो बिल्कुल जो है एक्टर बनने के साइंस हैं। तो अब लोग जो है ये बाकी का इनका इंटरव्यू सुनना चाहते हैं तो अब आएगा ये थोड़े दिनों में, तो आप इनकी न्यू एपिसोड देख सकते हैं। और जनाब आज थी हसीना मधुबाला की डेथ एनिवर्सरी और उसके ऊपर जो है कुछ और चीज़ें जो हैं सामने आई हैं। तो लाइक आई टोल्ड यू यस्टरडे, बाजी इज बैक। पिछले 3 दिन से हम आपको बाजी की खबरें सुना रहे हैं बिकॉज शी इज बैक ऑन इंस्टाग्राम एंड ट्विटर। तो अब आज मधुबाला की डेथ एनिवर्सरी थी, तो इन्होंने, कंगना रनावत साहबा ने कहा कि जब मैं फिल्म में आई थी तो मैं इतनी कोई हसीन थी कि मैं मधुबाला लगती थी, है जी। और उन्होंने कहा जी कि ओ माय गॉड, उसने बहुत सारा कोलाज जो है एक किया है शेयर, और उसमें वो कह रही हैं कि जी ये देखें ज़रा, ये जो मधुबाला ये जो सुपरस्टार थी 1940s और 50s और 60s की, खासतौर पे जो उनकी फिल्म 1960 में आई थी मुगले आजम दिलीप कुमार साहब के साथ, जिसको कि आज भी हिंदुस्तान की सबसे बड़ी फिल्म कहा जाता है। तो वो कह रही हैं जी कि अपने इंस्टाग्राम स्टोरीज पे कि मैं जो है अब मैं श्योर नहीं हूँ कि मैं उनकी तरह दिखती हूँ कि नहीं, लेकिन अपने यंगर ईयर्स में और जब मैं फिल्म इंडस्ट्री में आई थी मैं बिल्कुल उनके जैसी दिखती थी। तो अब आप सोच सकते हैं कि इंस्टा पे और ट्विटर पे क्या कमेंट्स आए होंगे, नीड वी से मोर। आप खुद समझदार हैं, आप समझें। और जनाब जैसे हमने आपको बताया मधुबाला की आज डेथ एनिवर्सरी थी, टोटल 36 ईयर्स इनकी एज थी और 1969 में इनकी डेथ हो गई थी। बड़ी यंग थी, बड़ा प्यार था इनका जो दिलीप कुमार के साथ। हमने आपको बताया था उनकी बहन ने जो खुलासे किए थे कि वो मुसलमान थी और वो कहते थे कि नहीं आप शादी नहीं कर सकते और दूसरे किसी के साथ प्रेम नाथ के साथ करना चाहती थी। दिलीप कुमार साहब ने कुछ शायद इतना भाव नहीं दिखाया, सायरा बानो से शादी कर ली, तो बड़ी हार्ट ब्रोकन थी। एनीवेज, तो आज एक मीडिया ने एक्सर्प्ट जो है वो एक शेयर किया है। ये दिलीप कुमार की जो उन्होंने अपनी एक ऑटोबायोग्राफी लिखी थी, दिलीप कुमार द सब्सटेंस एंड द शैडो, उसमें से लिया गया है, जहां पे वो रिकॉल करते हैं कि मेरा भी निकाह हुआ था सायरा बानो से
तो मुझे एक मैसेज आया मधुबाला की तरफ से कि आए आप मुझसे मिलें, तो मैंने तो फौरन सायरा बानो को बता दिया। तो सायरा बानो ने कोई जो है मीननेस नहीं दिखाई, उन्होंने कहा जी कि नहीं नहीं तुम जाके ज़रूर मिलो, बिकॉज शी वॉज वेरी क्लोज टू यू, तो तुम उससे बात जाके करो। तो कहते जब मैं उनके घर गया तो उस ज़माने में वो बहुत ज़्यादा बीमार थी, तो मुझे देख के बड़ी तकलीफ हुई, लेकिन मुझे वो देख के बड़ा खुश हुई और कहने लगी हमारा जो प्रिंस है उसको उसकी प्रिंसेस मिल गई है, तो मैं बड़ी खुश हूँ। तो यानी दिलीप कुमार ने इसमें बताने की कोशिश की है कि जैसे कि अब आजकल फिल्म इंडस्ट्री में बड़ी राइवलरी होती है, तो आप देखें मेरी भी बीवी बहुत बड़ी स्टार थी, उसने भी कोई दिल में खोट नहीं लाया कि तुम जाके उससे क्यों मिल रहे हो, या कि मधुबाला ने भी कोई मीननेस नहीं दिखाई, तो उसने भी ये कहा कि आई एम हैप्पी फॉर यू, यू नो, तुम हमारे प्रिंस हो और तुम्हें प्रिंसेस मिली है। तो मतलब ये बड़ापन था उस वक्त लोगों में, तो ये बताने की उन्होंने कोशिश की है। एंड जनाब केप टाउन के अंदर जो वर्ल्ड विमेन T20 2023 हो रहा है, उसके अंदर आज सेमीफाइनल जो था उसमें आज डिफेंडिंग चैंपियंस ऑस्ट्रेलिया का मैच जो था वो इंडिया के साथ था, इंडियन विमेन टीम के साथ था। तो ऑस्ट्रेलियन टीम जो है उन्होंने बैटिंग का पहले डिसाइड किया था इंडिया के अगेंस्ट, और उन्होंने टारगेट दिया था इंडिया को 173 रन्स का। इंडिया ने जवाब में 167 फॉर 8 बनाए। इसमें जो इनकी थी बैटर हरमनप्रीत कौर, उसका सबसे ज़्यादा स्कोर था 52 फॉर 34 बॉल्स उन्होंने बनाए थे। जो ऑस्ट्रेलिया की कैप्टन हैं जो मैग, उन्होंने 49 नॉट आउट थी, और इसके अलावा जो इनकी और दूसरी एक साथी थी बेथ, उन्होंने 50 बनाए। तो आज ये अब जो हैं फाइनल्स में ऑस्ट्रेलिया पहुंच गया है। और जनाब जेम्स एंडरसन एट द एज ऑफ 40 हैज़ रीच्ड द टॉप टियर ऑफ ICC टेस्ट रैंकिंग, और आपको पता ही है कि ही हैज बिकम द ओल्डेस्ट बॉलर टू रीच देयर, क्योंकि इससे पहले 1936 में ऑस्ट्रेलियन ग्रेट ही थे क्लैरी ग्रिमेट, वो उस जगह पे पहुंचे थे। तो ये अब जो जेम्स एंडरसन हैं ये इन्होंने सरपास किया है ऑस्ट्रेलियन, ये ब्रिटिश हैं आपको पता ही है, इन्होंने ऑस्ट्रेलियन पैट कमिंग्स को जो है अब फॉर द 6th टाइम इन हिज करियर जो है सरपास करके ये ऊपर पहुंचे हैं। पैट कमिंग्स जो हैं टेस्ट ICC टेस्ट के टॉप के ऊपर बॉलर थे 4 साल से, जिसको आज इन्होंने खत्म किया है, क्योंकि इन्होंने 7 विकेट्स लिए हैं। अभी रिसेंटली जो इंग्लैंड का मैच हो रहा था, टेस्ट मैच हो रहा था न्यूजीलैंड के अगेंस्ट, और इंग्लैंड ने न्यूजीलैंड को 267 रन से लास्ट वीक हराया था माउंट मैनुगाउनी में। तो वहाँ पे वो कह रहे हैं कि जी ये सबसे पहले ये पहुंचे थे टॉप पोजीशन पे एज अ टॉप बॉलर ऑफ ICC टेस्ट इन मई 2016। उसके बाद 5 महीने के लिए 2018 जब ये उन्होंने पोजीशन जो थी साउथ अफ्रीका के काजीको रबादा को लूज़ कर दी थी इन द सेम ईयर। और फिर उसके बाद जो है जब से ये इन्होंने जीतना शुरू किया है, उसमें जो कहते हैं कि जेम्स एंडरसन का बड़ा की रोल रहा है इंग्लैंड की जीत के अंदर। और इन्होंने जो हैं ये ऑल्सो ही इज़ द 3rd हाईएस्ट टेस्ट विकेट टेकर विद 682 आफ्टर शेन वॉर्न 708 एंड मुरलीधरन जिसके पास 800 विकेट्स हैं टेस्ट की। एंड जनाब एब्सोल्युटली अवर लास्ट न्यूज़ इज़ अबाउट कनाडा। हमारे जो हैं कनाडा की जो टीम है उन्होंने जो है हॉकी टीम जो है हॉकी कनाडा, उसने US को 5-0 से हराया है और राइवलरी सीरीज जो है उसको विन किया है। आपको पता ही है कि ब्लेयर टर्नबुल जो है उन्होंने 2 गोल्स किए थे पहले पीरियड में और 4 उसके बाद जो थे 3 जो थे उसके बाद हुए थे दूसरे पीरियड में, और 5 ऑल टुगेदर इन्होंने किए थे, और ये इनकी आज 4थी स्ट्रेट विन थी, और अब ये सीरीज़ को लेके जा रहे हैं 4-3 पे। तो वे टू गो जनाब हॉकी कनाडा। तो माजिद भाई जो है आजकल कनाडा की कोई खबरें दे नहीं रहे, तो मैंने कहा चले मैं जैसे कल लीफों की खबरें नहीं दे रहे थे ये आज जो है शाम को आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम, बहुत लंबा ब्रेक मिला ना, तो हमारे रैप्टर्स जो हैं दे आर कमिंग एंड प्लेइंग। किसको आज रैप्टे मार रहे हैं? बस सबको मारेंगे जो सामने आ गया आगे सबको रैप्टे जो आया सामने मारेंगे। रैप्टे They are in the 10th position right now. They have to be somewhere between 6th and 7th position. प्लेऑफ आने वाले हैं, 23 गेम बाकी हैं। 23 तो बस 23 में बाकी है, तो इंशाल्लाह ये 10वीं पोजीशन पे ही रहेंगे। इसलिए मैं टोरंटो की किसी टीम के मुतालिक आपसे बात करना ही नहीं चाहता। अच्छा नहीं आप नहीं करना चाहते तो उससे हमें तो कोई फर्क नहीं पड़ता ना, हम तो करना चाहते हैं ना। आप जो है ना जेस को आपने हरवाया, लीव्स को आप हरवाती हैं, रैप्टर्स को आप हरवाती हैं, पाकिस्तान को आप हराती हैं, पाकिस्तान को आप हरवा देती हैं। अच्छा तो लो कराची को आपने हरा दिया। अच्छा तो मेरा ख्याल है कि इसलिए मैंने डिसाइड किया, मैंने कहा इनसे
सियासत की बात कर लो, हाँ, मगर गेमों की बातें नहीं करनी। गेमों की बात नहीं करनी है। अच्छा 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 ठीक हो गया। नहीं महेश भाई, वैसे आज आप मुझे बता ही दें किस गेम से आप पैसे लेते हैं उस गेम के खिलाफ मैं बात करना छोड़ दूंगी, ठीक है? बस ठीक है जी। वो छप्पर की बातें हैं, वो बाद में बताऊंगा आपको। अच्छा जी वो बता देना जरूर अब से कुछ थोड़ी देर बाद हम